बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ रक्त और हमारा शरीर। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए रक्त का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अगर आपके शरीर में लाल रक्त कण या श्वेत रक्त कण कम मात्रा में है, खून की मात्रा शरीर में कम है, तो आप रोगों के शिकार हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में आपको तरह तरह की बीमारियां पकड़ सकती हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान को भी स्वस्थ रखना होगा, पौष्टिक आहार लेना होगा, स्वच्छ जल पीना होगा और तो और अपने हाथ पैर और शरीर की सफाई भी अच्छी तरह करनी होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, उनके अंडे जमीन पर पड़े होते हैं, उनके लावे जो होते हैं, जो उनमें कीड़े का जो प्रथम चरण कहना चाहिए, वो पैरों के सतह से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। तो नंगे पांव चलना, खुले में शौच करना आदि जैसे जो नियम थे उन्हें तोड़ देने में भलाई है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए हाथों को धोते रहना, साफ सफाई रखना, स्वच्छ जल पीना बहुत आवश्यक है। तो मैंने आपको यहीं तक की चीज़ें पढ़ाई थी। अब मैं उसके आगे की चीज़ आपको बताती हूँ कि जब अनिल को डॉक्टर दीदी ने बताया कि हमारे देश में पौष्टिक आहार की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं और इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट में कीड़े का हो जाना भी एक बहुत बड़ा कारण। ये कीड़े जो होते हैं प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हमें पूरी सफाई से बने हुए खाने को खाना चाहिए। खाने के पूर्व अपने हाथ को भली प्रकार धो लेना चाहिए। भोजन करने से पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ को धो ले, क्योंकि हाथों में जो जर्म्स या कीड़े लगे होते हैं वो खाने के माध्यम से मुंह तक पहुंचते हैं और शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन पर ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें। आज हमारी सरकार भी ऐसी सब चीज़ों के लिए बहुत सचेत हो गई है। प्रायः खुले में शौच करना एक आपराधिक प्रवृत्ति बताई गई है और रोक लगी है। इस पर बहुत कार्य हुए हैं। गांव-गांव में, घरों-घरों में लोगों को जागरूक किया गया है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए और इस तरह से शौचालयों का प्रयोग करें। स्वच्छता अभियान को चला करके लोगों को इस तरह की चीज़ों से जागरूक किया गया है। तो उसका ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि हर मनुष्य स्वस्थ रहेगा, नंगे पैर न घूमे। तो अनिल को लगता है कि डॉक्टर दीदी ने उसे बहुत सारी आवश्यक बातों को बताया एक इस माध्यम से। पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। बिंबाणु मतलब प्लेटलेट। तो उसे याद आया कि जब जानकारी लेने ही आए हैं तो कुछ अच्छी जानकारी ले लें। तो उसने कहा कि आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? तो सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के सिपाही हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और याद रखने वाली बात है कि रक्त में
रक्त के दो भाग होते हैं, एक लाल कण होता है और दूसरा सफेद कण होता है। सफेद कण, इस सफेद कण को ही शरीर का सिपाही कहते हैं। शरीर का सिपाही, ये सफेद कण हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में, रखने में मदद करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। शरीर में इनका क्या काम? तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव होता है रोगाणुओं को भीतर घर में प्रवेश नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, यानी हमारे अंदर के जो इम्यूनिटी पावर है उसे बढ़ा देते हैं, रोगों से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करते हैं और हमें बचा के रखते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की प्रक्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिकाओं की कटी-फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देता है। प्लेटलेट कण इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह से दीवार में आई दरार भर जाती है। तो ये हुआ बिंबाणुओं का काम और प्लेटलेट का काम। हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है जिसमें लाल रक्तकण और सफ़ेद एक प्रकार का द्रव होता है जो शरीर में होता है और ये लाल रक्तकण और सफ़ेद रक्तकण इसी के भीतर समाये होते हैं। एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है एक, जिसमें कि चिपकाने की शक्ति है। मान लीजिए आपको कभी कहीं चोट लगे, आप खुद आजमाइए कि आपका हाथ कट जाए या कहीं चोट लग जाए और आप कस के उस जगह को पकड़कर दबा दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है, टाँकों की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में जो चोट वाली जगह है आप उसको कस के दबा लीजिए, तो रक्त का जो ये द्रव वाला हिस्सा होता है प्लाज्मा, जिसको तरल पदार्थ कहते हैं, ये उसी जगह पर चिपक जाता है और गाढ़ा हो जाता है। जैसे ही हवा के संपर्क में आता है इसमें एक गाढ़ापन आ जाता है और गाढ़ापन आते ही ये कटी वाली जगह को चिपका देता है और प्लेटलेट उसी जगह पर आकर चिपक जाता है, जिससे कि कटी हुई जगह जो रहती है जुड़ जाती हैं और उसमें एक पपड़ी सी ब्लड की जो रक्त की होती है बन जाती है और कटी वाली जगह भरने लगती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बिंबाणु, प्लेटलेट, प्लाज्मा, लाल रक्तकण, सफ़ेद रक्तकण सभी का शरीर को संभालने में बहुत बड़ा रोल है, भागीदारी है, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। बात सही है कि अगर आपका घाव बहुत गहरा है, अगर आपके हाथ में कोई चीरे जैसी चीज लगी है, तो एक बार हो सकता है कि दवा लेने पर प्लाज्मा और रक्तकण वहाँ हवा के संपर्क में आकर जमने लगे। लेकिन अगर घाव गहरा है तो ऐसी स्थिति में रक्त का बहाव रोकना आसान नहीं होता। वही अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा है
हाँ, ऐसे में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जब आपको ये लगे कि रक्त का बहाव रोकना आपके वश के बाहर है, तो ऐसे में बिना इंतजार किए घाव वाले स्थान पर एक साफ कपड़ा बांधकर, कसकर बांधकर, ताकि बहाव कुछ धीमा हो जाए और तुरंत मरीज को डॉक्टर के यहाँ लेके भागना चाहिए। नहीं तो रक्त यदि ज़्यादा बह गया तो या तो उसे रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होगी और या तो रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो दोनों ही स्थिति कठिन होती है। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर घाव गहरा होता है तो वहाँ टाँके लगा दिए जाते हैं, सिल दिया जाता है उस जगह को, ताकि बहाव जो बहुत तेज़ी से आ रहा है वो रुक जाए और कटे वाले स्थान पर कुछ देर तक बहाव रहेगा। हवा के संपर्क में आते ही बहाव जो रहेगा वो गाढ़ा होने लगेगा और वहाँ जम जाएगा। धीरे धीरे वो जगह जो है वो चिपक जाएगी। और डॉक्टर के पास पहुँचने के चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है। किंतु अगर अधिक रक्त बह जाए तो उसे खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा। मैंने आपको यही बात अभी समझाई कि अगर रक्त बहुत ज़्यादा बह जाएगा तो फिर उसे रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होगी और रक्त मेल मिलाकर ही चढ़ाया जाता है। अगर आप शरीर से मैच करा के रक्त नहीं चढ़ाएंगे तो भी रोगी की मृत्यु हो सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति से खून काम आ सकता है? अब बच्चे के मन में प्रश्न था कि खून तो सबका लाल रंग का होता है, तो अगर एक व्यक्ति को चोट चपेट लग गई है तो ऐसे में क्या किसी का खून किसी को चढ़ा दिया जाए? बिल्कुल नहीं। खून की जांच किए बिना हम एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते। अगर ऐसी गलती हम करते हैं तो उसमें रोगी की मृत्यु की संभावना होती है। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, हर शहर में सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, जहां पर हर प्रकार के रक्त के नमूने रखे रहते हैं। अगर आपके रोगी को रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आप इस ब्लड बैंक से जाकर रोगी के शरीर के जो रक्त हैं उस रक्त को जांच करा के उससे मेल मिलाकर उसी से मिलने वाला, मेल खाने वाला जो रक्त है वो आप ब्लड जो है वो ब्लड बैंक से जाकर ले सकते हैं। दो स्थितियों में ब्लड बैंक से ब्लड मिल सकता है। एक तो आप लिए गए ब्लड के बदले में खुद अपना रक्त दे के आए अथवा पैसे से। प्रायः रक्त के बदले में रक्त लिया जाता है। पैसे से अगर रक्त ले लिया जाएगा तो फिर एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ब्लड बैंक से रक्त खत्म हो जाएगा, ब्लड खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लड के बदले में ब्लड लिया जाता है तो वहाँ ब्लड को सुरक्षित संभाल कर रख दिया जाता है।
जो किसी और व्यक्ति के काम आने लगता है, किसी और व्यक्ति को काम आ जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं ब्लड बैंक से हमें मिलती हैं। अगला हिस्सा है इसका है, दीदी बोली कि अनिल, हर किसी का खून एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 समूह वर्गों में बांट दिया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त का समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब तो ऐसी ही स्थितियों के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। जब आपको उस स्थिति का व्यक्ति ना मिले तो आप अपने रोगी के लिए ब्लड बैंक से जाकर रक्त ले सकते हैं। और कहा गया है इस ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसलिए समय समय पर रक्तदान शिविर भी लगाए जाते हैं। ऐसे में रक्तदान शिविर में लोग स्वेच्छा से कुछ यूनिट रक्त दे करके लोगों के प्राणों को बचाने का कार्य करते हैं। रक्तदान करना भी खुद से देखा जाए तो एक प्रकार का यज्ञ है, महादान है। लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि अगर हम रक्तदान कर देंगे तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। रक्तदान करने पर कुछ ही समय में आपका शरीर उसे भरपाई कर लेता है, यानी वो स्वतः ही उस रक्त की आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर समय अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी किस्म के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। तो समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, दीदी ने कहा। तो अनिल के मन में जो सबसे बड़ा पहला प्रश्न आया कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अब प्रश्न उठता है कि रक्तदान कौन कर सकता है? अनिल ने पूछा, नहीं, तुम अभी छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो रक्तदान करने के लिए व्यक्ति की उम्र जो है 18 वर्ष की होनी चाहिए, इससे कम का व्यक्ति नहीं होगा, और स्वस्थ होना चाहिए, किसी प्रकार के भी रोगों से ग्रस्त ना हो, स्वस्थ होना चाहिए। इसके अलावा एक बार में 300 ml ही रक्त लिया जाता है। शरीर में
कुल लगभग 5 लीटर रक्त होता है। ये कुछ आवश्यक बातें हैं जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अनिल ने पूछा, तो डॉक्टर दीदी ने कहा नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले ही व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। प्रायः समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी होती है, परंतु ये बात बिल्कुल निराधार है। ऐसा नहीं होता। हमारा शरीर इस रक्त को कुछ ही दिनों में बना लेता है और शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। इसमें यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है। अब तो अनिल को लगा कि वो बड़ा होने पर भी उसे भी रक्तदान करना होगा, तो फिर तो बड़ा होने पे मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। तो डॉक्टर ने उसे शाबाशी दी और कहा कि शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो ये पाठ यहाँ आकर खत्म हो गया है। तो मैं इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बोर्ड पर बताना चाहूंगी, तो मैं इसे रब कर रही हूं। जो प्रश्न रक्त और हमारा शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और संक्षिप्त प्रश्नों में, बहुविकल्पी प्रश्नों में ये ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं उन्हें थोड़ा सा आपको बताती हूँ। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? पहला है, मैं स्टार बना बना के लिख रही हूं कि सांस लेने पर हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसे शरीर में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। फिर रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लौह खनिज यानी आयरन। लौह खनिज का मतलब हुआ कि आयरन। लौह खनिज की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद
प्लेटलेट की कमी किस बीमारी में होती है? तो प्लेटलेट डेंगू नामक बीमारी में कम हो जाता है। अब ब्लड बैंक से क्या क्या फायदे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक दो प्रश्न। ब्लड बैंक से जो फायदे हैं वो ये है कि किसी भी रोगी को एक निश्चित समय पर जीवन दान हेतु ब्लड मिल जाता है। ब्लड वहां सुरक्षित रखा जाता है ताकि किसी को भी उसके मेल का रक्त मिल जाए। इसीलिए ब्लड बैंक वाले समय समय पर रक्तदान भी कराते हैं कि वहां पर रक्त की जो मात्रा है बराबर बनी रहे। अब मैं कुछ प्रश्न और बताने चल रही हूं। ब्लू बेबी क्या है? ब्लू बेबी क्या है? यदि पैदा हुए बच्चे का शरीर कम, बच्चे का हृदय कमजोर होता है और वह ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं ले पाता तो उसका जो शरीर है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, जिसे ब्लू बेबी कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, कुछ आवश्यक बातें मैं आपको बता रही हूं। और मैं इसको मिटाती हूँ, कुछ एक दो चीजें और बता देती हूँ। रक्तदान करने की जो उम्र है 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर की, उससे नीचे के लोगों को रक्तदान करने की आज्ञा नहीं है कि होनी चाहिए। फिर
एक बार रक्त के बाद कितने दिन बाद रक्तदान और किया जा सकता है वो भी बता दूं आपको कि 3 महीने बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। फिर किसी भी ये लोगों के मन में आता है कि क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है या पुरुष का रक्त स्त्री को चढ़ाया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है। किसी भी स्त्री या पुरुष का रक्त किसी को भी स्त्री या पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, मैंने आपको इतनी सारी जरूरी बातों को भी बता दिया पाठ के साथ साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।